गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं अपन भारतीय स्किल वाले मोस्ट क्वेश्चनों की, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में और जो डीजल मैकेनिक व्यवसाय में जो एग्जाम लगेगी आपकी जुलाई माह में, उसके लिए जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने एक क्लास लेके आ रहे हैं। देखो इसमें 41 नंबर का क्वेश्चन है। ये 40 तक के क्वेश्चन पड़े हो चुके हैं दूसरी क्लास तक, अब तीसरी क्लास है आज। तो बाहर के माइक्रोमीटर में 41 क्वेश्चन है। बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है? बाहर के माइक्रोमीटर, बाहर का माइक्रोमीटर इंग्लिश में देखेंगे अपने कौन सा माइक्रोमीटर है? आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन की रीडिंग का मूल्य क्या है? कितना होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का? एक रीडिंग का मूल्य कितना होता है? 0.01 mm। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या क्या है? लिस्ट काउंट मोस्ट क्वेश्चन कंपटीशन में प्रैक्टिकल में ये पूछता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमान कितना है? 0.01 mm। इंच की बात करें भाई, इंच में अपने को पूछ रहे हैं, इंच में पूछे तो क्या करेंगे? 0.001। ये अल्पतमान कौन सी में आया है? इंच के अंदर। और ये किस में आया है? mm के अंदर। mm की माप जहां आती है वो कौन सी पद्धति है? मैट्रिक। और इंच वाली जो आती है ये कौन सी आती है? ब्रिटिश पद्धति में। दो ही पद्धतियों में अपने नाप जो काम में ली जा रही है, मैट्रिक और ब्रिटिश पद्धति के अंदर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमान कितना होगा? 0.01 mm। ये तो हो गया मैट्रिक पद्धति में। क्वेश्चन आता है मैट्रिक पद्धति में आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो कितना होगा? 0.01 mm। और इंच की बात करें तो कितना होगा? 0.001 इंच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या होगा इसका। नेक्स्ट, मापक यंत्र का नाम क्या है? मापक यंत्र का नाम क्या है? देखो इस प्रकार के जो उपकरण औजार हैं, जब भी आप इन पे काम करो तो इन औजारों का नाम याद रखना। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आएंगे जिनका चित्र है और नाम अपने को पूछ रहे हैं, उनके पार्ट्स के नाम। ऐसे कैसे आपके जो कंपटीशन आप दोगे या ITI का कोई एग्जाम दोगे, सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। ऑनलाइन जो होगा, अपन भी ऑनलाइन इसमें देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ही वो इसी में से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। मशीनरी में क्या रहता है, ये जो मशीनरी है या उपकरण औजार है, इसके अलावा क्वेश्चन थोड़ी जाएंगे बाहर से। बाहर से क्वेश्चन जाने का मतलब ही नहीं है। एक मशीनरी आपके पास एक मोबाइल है, उससे बाहर क्वेश्चन क्या जाएगा जब आप उसके बारे में पूरा अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो मापक यंत्र का नाम क्या है? मापक यंत्र, मापक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। माप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इनकी सूक्ष्मता से माप लेने वाले यंत्र के बारे में पूछ रहा है कि क्या नाम है इसका। देखो ये एक ये ड्रम है, ये डायल गेज है। कौन सा है? गहराई गेज, बोर डायल गेज, टेलीस्कोप गेज, वर्नियर गेज। देखो वर्नियर गेज एक एक पॉइंट के पहले निशान लगाते जाओ, ये वाला नहीं है। जैसे गहराई गेज, डेप्थ गेज जो आता है इस तरह का, जो गेज था गहराई गेज। डायल बोर गेज, ये है डायल बोर गेज। इसमें ये क्या है? डायल। क्या है ये? डायल बोर। ये एक सिलेंडर जो रहता है, सिलेंडर के आंतरिक गहराई को क्या बोलते हैं? बोर। बोरिंग कराते हैं ना, बोरिंग कराते हैं तो वो क्या करता है? मैं अपने क्या करवा रहे हैं? बोर करवा रहे हैं, ऐसे कहेंगे। मेरे को बोरिंग वाली मशीन आती है, उससे क्या करवाएंगे? सिर्फ बोर ही करवाएंगे। तो ये बोर है। डायल, बोर और गेज यानी मापक इंस्ट्रूमेंट यंत्र। तो नाम हो गया इसका कि किसी बोर की गहराई मापने वाला यंत्र डायल बोर गेज।
डायल किस काम में आएगा? अपने को इसकी घिस आउट के बारे में बताएगा, ऊपर बीच में कहीं भी इसकी घिस आउट। इसकी जो घिस आउट होगी वो किस में बताएगा? डायल बोर गेज के अंदर। देखो नेक्स्ट, तो इस आंसर कौन सा हो जाएगा? बोर गेज। 20 का आंसर हो जाए। सी की बात करें टेलीस्कोप गेज, टेलीस्कोप गेज भी नहीं है। डी की बात करें वर्नियर गेज, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया इसका? डायल बोर गेज। सिलेंडर बोर की घिसावट, सिलेंडर बोर, सिलेंडर बोर जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है, इसमें इसकी घिसावट, बोर होता है लाइनर, लाइनर की या सिलेंडर बोर की घिसावट चेक करने के लिए, मोस्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर बोर या लाइनर की घिसावट चेक करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? आंसर क्या आएगा? डायल बोर गेज। डायल बोर गेज, डायल समझ गए, ये इसका इंडिकेटर और ये बोर गेज। क्वेश्चन मोस्ट है लाइनर की या बोर गेज की, सिलेंडर बोर की घिसावट मापने का इंस्ट्रूमेंट है, तो डायल बोर गेज के नाम से। मोस्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? 43 क्वेश्चन है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखो ये वाला है, क्या नाम था इसका? डायल, क्या नाम था इसका? डायल बोर गेज। क्या नाम था? डायल बोर गेज। ये इसका नाम पूछ रहा है, कि एक भागों के नाम पूछ रहा है। भाई क्या नाम है इसका? स्पिंडल, स्पिंडल नहीं, प्लंजर, ये है प्लंजर। सेंट्रल शूज, सी, सी इसका आंसर है। इस डायग्राम के देखेंगे आप कितने क्वेश्चन अपने सामने पुट हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। 44, एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? कोई सा भी क्वेश्चन अपने आ सकता है। तो देखो प्लंजर ये हुआ, होल शू फिक्स ये हुआ, सेंट्रल शूज ये डी। आंसर कौन सा हो गया इसका? सेंट्रल शूज, जूतों को केंद्रित करना, ये डी वाला, इसका ये आंसर हो गया। इसी इंस्ट्रूमेंट के भाग है कि नेक्स्ट देखेंगे। इसी से 45 क्वेश्चन देखो, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? कई क्वेश्चन ऐसे हैं उनको आप देखोगे और दिमाग से विचार करोगे भाई इसमें कौन सा सटीक आंसर है। तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। स्टेम यानी तना, स्टेम यानी तना। दूसरा सवार, प्लंजर ये। तीसरा क्या है? फिक्स एंड विल इंसर्ट, ये भी नहीं, सेंट्रल शूट। तो इन चारों में से अपने दिमाग से आप सोचें कि इस जगह कौन सा जो नाम है ये हो सकता है। इसको क्या कहेंगे? स्टेम यानी तना। आंसर क्या हो गया? स्टेम। ऐसे इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। 46 क्वेश्चन देखो, डायल बोर गेज के, डायल बोर गेज के मापन के लिए, डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन का कौन सा भाग सक्रिय करता है? देखो हिंदी लैंग्वेज कैसी है इसकी, अभी हिंदी अपन याद करने के लिए बैठे हैं भाई, हिंदी अपन याद करें, ये लैंग्वेज थोड़ा टफ पड़ेगी। डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय करता है? मतलब ये कह रहा है कि जो डायल गेज था इसका ये वाला भाग, कि डायल बोर गेज था उसके लिए कौन सा भाग है जो उसको कार्य करने के लिए एक्टिव करता है? तो कौन सा है इसमें? प्लंजर। आंसर क्या होगा? प्लंजर। क्योंकि प्लंजर क्या है? ये वाला भाग है प्लंजर, प्लंजर ये वाला भाग है।
तो प्लंजर क्या होता है, इसमें आगे पीछे मूव करता है। ये जब बोर के अंदर अपन इसको फिक्स करेंगे तो ये आगे पीछे मूव होगा। जहां इसको, जैसे मान लो बोर अपने पास इस प्रकार का है, अगर यहां आएगा, यहां आएगा तो ये प्लंजर क्या होगा, अंदर की ओर दबेगा। अंदर की ओर दबेगा तो जो सुई है वो 0 से कम उठेगी, भाई इतना ही इसमें घिसावट है। अब नोट कर लेंगे यहाँ, जैसे 25 mm की साउट बता रहा है। फिर जैसे नीचे करेंगे, 3 जगह इसकी माप करेंगे, 1 2 3, तभी तो पता पड़ेगा भाई कौन सी आकृति है इसकी। दूसरी जगह लेंगे 28 आ गए, तीसरी जगह लेंगे 30 आ गई। अपने बोर की साइज क्या थी, 25। तो इनकी माप देखते हुए अपने को क्या लग रहा है कि जो बोर है, लाइनर है, वो क्या हो गया, घिस गया। अब घिस गया, ये यहां जो पिस्टन गति करेगा, ऐसे सीधा ही तो गति करेगा, पिस्टन तो सीधा ही गति करेगा। यहां से घिस गया, जैसे ही पिस्टन रिंग इसके संपर्क में आएगी तो इधर से गैसें लक्की जो की अंदर आने लग जाएगी। अंदर आएगी तो इंजन के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है उससे मिक्स होगी, और चर्मिंग एक्शन के कारण, चर्मिंग एक्शन जो खोले खा के ऐसे मिक्स होना, हिला के जैसे हो ना मिक्स, तो ऑयल का जो गुण है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑयल का जो लुब्रिकेशन गुण है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपनी जो गाड़ी है, सर्विस अपनी गाड़ी है, वो क्या करेगी, सर्विस मांगेगी गाड़ी, इंजन ऑयल उठाने लग जाएगी, पिकअप नहीं देगी, एवरेज नहीं देगी। नुकसान दिख रहा है आपको, कितना इसका व्यास होना चाहिए, 25, 28 और 30 ये किस आउट होगी, मीडियम मध्यम में 28 और 30। तो इस प्रकार से कोई मगर माप आती है, आपको ये कह दें कि ये लाइनर की माप है 25, 28 और 30, निम्न प्रकार की घिसावट है, तो ये कैसी घिसावट हो गई, हो गई क्या, 25, 28 और 30, ये कौन सी घिसावट हो गई, टेपर। इस दी गई माप के अनुसार पता लगा सकते हैं क्या टेपर की साउट है। और ये की साउट, अब ये देखो ब्रूस, अरे यार मिट ही नहीं रहा, प्लेन कलर चेंज हो गया इसका। अंदर से 30, 25, 25, ये आकृति कौन सी हो गई, अंडाकार हो गई। तो किसी जॉब की दो ही प्रकार की साउट होती है, कौन कौन सी की साउट होती है, हाँ दो की साउट होती है किसी जॉब की। नंबर 1 है टेपर की साउट, दूसरी है मोस्ट क्वेश्चन है घिसावट कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, टेपर और अंडाकार घिसावट। इन दी गई माप के अनुसार आप पता लगा सकते हो कि किस प्रकार की घिसावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर ये आ गया है ना। 47 क्वेश्चन देखेंगे, टेलीस्कोप गेज माप को पढ़ने के लिए, टेलीस्कोप गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो टेलीस्कोप गेज किस प्रकार का होता है, ये टी प्रकार की आकृति का होता है, इस प्रकार से टी प्रकार की आकृति का होता है, इसमें माप दी हुई रहती है। टेलीस्कोप गेज टी, टी से टेलीस्कोप, और आकृति कैसी, टी की तरह। तो टेलीस्कोप गेज निम्न प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, मोस्ट है
अप्रत्यक्ष मापी। अप्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी का मतलब अप्रत्यक्ष मापी का मतलब जो खुद माप नहीं ले सकता, खुद माप नहीं ले सकता। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर कैसे होंगे? इस प्रकार, जिनकी टांगे अंदर की ओर मुड़ी रहे। आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर कैसे होंगे? आउटसाइड कैलिपर ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है? अप्रत्यक्ष मापी। अगर इस इससे किसी जॉब को अपन माप करेंगे तो खुद माप थोड़ी बता देगा ये। इसको किसके साथ ऐसे माप लेंगे? स्केल के साथ ऐसे। लेकिन बात हो रही है टेलीस्कोप गेज की। तो टेलीस्कोप गेज भी किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? अप्रत्यक्ष मापी। अप्रत्यक्ष मापी है तो ये कह रहा है कि कौन किसकी सहायता से इसकी माप ली जाती है। तो आंसर क्या होगा? आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये इस प्रकार का आता है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर किस प्रकार का आएगा? इस प्रकार का आता है। आता है किस प्रकार का? जैसे ये टी प्रकार का आ रहा है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर इस प्रकार का है, इसी प्रकार का है। ये टेलीस्कोप गेज हो गया, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट की माप निम्न इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली जाती है। आंसर क्या होगा? आउटसाइड माइक्रोमीटर। किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? अप्रत्यक्ष मापी औजार। क्लियर? आगे चलो। एक्स 48 नंबर क्वेश्चन देखो। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या नाम है? प्लंजर। क्या नाम है? प्लंजर। पहले भी आया हुआ ना प्लंजर, वही चल रहा है टॉपिक। दूसरा देखो, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? 49 क्वेश्चन। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। पहले तो इसके बारे में पूछ रहा है, अब इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका क्या नाम होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? निहाई, ये भी नहीं है। क्लेम, ये है क्लेम, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? क्लेम। क्लेम को हिंदी में क्या कहा है? दबाना, है ना? क्लेम। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच। क्रैंकशाफ्ट जानते हो ना, उसकी एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एंड प्ले क्या होती है? अपने साइकिल जो होती है, साइकिल, उस साइकिल के पेडल को अपन थोड़ा हिलाते हैं तो उसमें चाल रहती है, चाल रहती है। ज्यादा अगर चाल हो जाती है तो क्या होता है? साइकिल की जो चेन है वो उतरने लग जाती है, तो उसको कहते हैं एंड प्ले। प्ले जो इसमें रहती है, प्ले जरूरी भी है, बिल्कुल ऐसे भी नहीं है फिक्स ही रहेगा, प्ले होना भी जरूरी। तो क्रैंकशाफ्ट जो रहती है इंजन के अंदर, क्रैंकशाफ्ट से कौन सा उपकरण जुड़ा हुआ रहता है? टूल से जुड़ा हुआ रहता है, पार्ट से कनेक्टिंग रोड। क्रैंकशाफ्ट से क्या जुड़ा रहता है? क्रैंक पिन से कनेक्टिंग रोड। देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से कनेक्टिंग रोड रहती है। इधर तो लगता है पंखा और इधर लगता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील के बाद में क्या लगाएगा? गियर बॉक्स। गियर बॉक्स, ये गियर का एक लीवर यहाँ। अब इससे क्या जुड़ाएगा? यहाँ पे कनेक्टिंग रोड, और कनेक्टिंग रोड के ऊपर क्या लगेगा? पिस्टन। क्रैंकशाफ्ट के कौन से भाग से कनेक्टिंग रोड का बिगड़ सिरा जुड़ा रहता है? मोस्ट क्वेश्चन है। क्रैंक पिन। क्रैंकशाफ्ट का ये कौन सा है? 1 2, ये 3 4। ये क्या है? क्रैंक पिन। और जो ये है, ये क्या है? मेन जनरल। मेन जनरल।
क्वेश्चन ये भी आता है कि 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंक शाफ्ट में कितने क्रैंक पिन होते हैं और कितने मेन जनरल होते हैं। तो क्रैंक पिन तो कितने होंगे, जितनी कनेक्टिंग रोड होगी, जितने पिस्टन होंगे, जितनी कनेक्टिंग रोड होगी, उतने क्या होंगे, क्रैंक पिन। तो ये कितने हो गए, 4 हो गई, 4 हो गई। और मेन जनरल कितने हो गए, 3 हो गए। दो तो साइड के आएंगे आएंगे, एक बीच का आएगा और दोनों खाली रह जाएंगे, जिसमें पिस्टन आसानी से ऊपर नीचे का। अब इसी चीज को ये मानो कि वी टाइप सिलेंडर है। वी टाइप का मतलब ये ऐसे सिलेंडरों का अरेंजमेंट होता है कई प्रकार से, तो वी प्रकार से भी होता है। वी प्रकार का मतलब अगर इसमें 8 सिलेंडर है और 8 सिलेंडर को अपन इन लाइन में लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गाड़ी के आगे का जो फेस है वो कितना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना। इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इस इंजन की डिजाइन ऐसी कर दो, 4 तो इधर और 4 इधर, छोटा हो गया इंजन, इतना ही हो गया, बड़ा होने को जाए छोटा हो गया इतना, 4 इधर और 4 इधर, 4 पिस्टन इधर और 4 इधर। अब इसकी बात करें कि क्रैंक पिन, इसकी क्रैंक पिन की बात करें, क्रैंक पिन और मेन जनरल। अब ये बताओ इसमें कितनी होगी, क्रैंक पिन कितनी होगी, 4, और मेन जनरल कितनी होगी, क्योंकि जो इसकी क्रैंक पिन है ये जो क्रैंक पिन है इसके अंदर एक में तो इधर लग जाएगा पिस्टन, एक में इधर लग जाएगा पिस्टन। जो कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा है, 2 सेट हो जाएंगी, यहाँ क्रैंक पिन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और इसके अंदर एक तो ऊपर वाले पिस्टन का, एक नीचे वाले पिस्टन का। वो इस साइड में गति करेगा तो इधर आ जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा, इधर गति करेगा तो ये नीचे आ जाएगा, फिर घूम के इधर जाएगा, ये चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से इनको अरेंज किया जाता है। तो क्रैंक पिन कितनी हो गई, वही 4 हो गई, और मेन जनरल कितने हो गए, 3 हो गए। उसकी डिजाइन पे भी ये डिपेंड। 8 सिलेंडर की बात करें अपन कि 8 सिलेंडर क्रैंक शाफ्ट है, उसमें कितने क्रैंक पिन होंगे, कितने मेन जनरल होंगे। 8 सिलेंडर की बात करें तो मेन जनरल और क्रैंक पिन कितने होंगे, क्रैंक पिन इन लाइन वाले में, एक ही लाइन में जो रहते हैं सिलेंडर, इन लाइन का मतलब एक लाइन के अंदर, उसमें कितने हो गए मेन जनरल, 4 तो गए मेन जनरल और 8 हो गई क्रैंक पिन। 4 इसलिए भाई 2 कॉलम, फिर मेन जनरल, ये इधर रुक गया, फिर उधर रुक गया, फिर 2 नीचे एक ऊपर, फिर ये इधर रुक गया, 4 हो गए, फिर इधर रुक गया और इधर रुक गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए ना, मेन जनरल 5। मेन जनरल क्या होता है, जिस ब्लॉक पे क्रैंक शाफ्ट का जो आवरण रहता है, कवर रहता है, उस कवर के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर ये जो क्रैंक शाफ्ट स्थिर रख जाती है, नट बोल्ट से कस जाते हैं, उस भाग को बोलते हैं मेन जनरल। और क्रैंक पिन किसको बोलते हैं, जिसमें कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा कसा हुआ रहता है। अपन क्वेश्चन कौन सा देख रहे थे, 47। 47 का आंसर क्या होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर। 48 वाला क्वेश्चन भी हो गया, आंसर क्या होगा इसका, एक्स में चिन्हित भाग का नाम क्या है, प्लंजर। 49 वाले क्वेश्चन का क्या है आंसर, क्लैंप। कौन बोला नहीं, एस के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, ये वाला तो अगला क्वेश्चन है, पीछे वाला है ये 50वां क्वेश्चन चल रहा है, एंड प्ले वाला ये चल रहा है ना। देखो 50वें क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्रैंक शाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो एंड प्ले के लिए कौन सा करेंगे, टेलीस्कोप गेज, अभी टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे, ये नहीं करेगा। डायल बोर गेज, बोर, अभी जो पहले बताया था लाइनर का, ये भी करेगा क्या, नहीं करेगा, ये बोर का करेगा। स्लिप गेज, ये भी क्या बच गया, डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो इसकी जांच कौन करेगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये अगला क्वेश्चन देखो, गेज का नाम क्या है, गेज का नाम क्या है। देखो इस प्रकार का एक चाकू है,
चाइना चाकू की तरह, इसमें काफी सारी ब्लेड है। आंसर क्या होगा? फिलर गेज। स्नेप गेज भी नहीं है, टेलीस्कोप और फलक प्रमाणक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसको फीलर गेज द्वारा मापा जाता है? फीलर गेज का काम पूछ रहे हैं भाई, किसको फीलर गेज के द्वारा मापा जाता है? त्रिज्या को नहीं मापा जाता, पेज की पिच भी नहीं मापी जाती, सतह खुरदरापन भी नहीं मापा जाता। ये क्या है? गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, दो भागों के बीच के गैप को इसकी सहायता से मापेंगे फीलर गेज के द्वारा। मोस्ट क्वेश्चन है, दो पार्ट्स के बीच का गैप निम्न द्वारा मापा जाता है। आंसर क्या होगा? फीलर गेज। गैप की पार्श्व के मध्य गैप की बात करें तो फीलर गेज। शाफ्ट का व्यास चेक करने के लिए पूछे तो आउटसाइड माइक्रोमीटर, गोल शाफ्ट जो है उसको आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा, है ना। इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? देखो, खुरदरी सतह पर किस मार्किंग मीडिया का, मार्किंग मीडिया क्या होता है? किसी भी जॉब पर मार्किंग को स्पष्ट साफ नजर दर्शाने हेतु उससे पहले की गया लेपिंग क्या कहलाता है? मार्किंग मीडिया। मैं किसी जॉब पर अपने को मार्किंग करनी है, वो मार्किंग अपने को साफ स्पष्ट नजर आए, उसके लिए अपन उस पर क्या करेंगे? लेप करेंगे। वो लेप क्या होता है? मार्किंग मीडिया। तो ये कह रहा है खुरदरा सतह, आप जो जॉब घिस रहे हो वर्कशॉप के अंदर, उसकी सतह कैसी है? खुरदरी सतह है। तो उस सतह पर किस प्रकार का मार्किंग मीडिया काम में लेंगे? वो है व्हाइट वॉश। कौन सा है? व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश का मतलब सफेद करना उसको, फिर उस पर मार्किंग करना। ये आगे अन्य मार्किंग मीडिया जो आगे क्वेश्चन में आएंगे। याद करना, मोस्ट क्वेश्चन है। खुरदरी सतह की बात करें तो दिमाग में याद रखना, जैसे कली वगैरह या चौक वगैरह अपन लगा देते हैं, सस्ता अपना सिस्टम। तो आंसर याद रहेगा, खुरदरी सतह पर कौन सा आएगा? व्हाइट वॉश, सफेद धुल। व्हाइट वॉश याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, समाप्त सतहों में से कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है? अब इसको दोहराना, रिपीट करना बार बार इसलिए है कि अगर कोई जनरली आप याद कर रहे हो ना घर बैठे पीडीएफ निकाल के, तो आप क्या करोगे? सिर्फ ये पढ़ोगे हिंदी में क्या करोगे? आप रट्टा मारोगे, भाई ये आ जाएगा तो ऐसे कैसे मैं इसको ठीक करूँ। समझने की क्या पॉइंट है? वो पॉइंट ये है, समाप्त सतह। समाप्त का मतलब जब जॉब फिनिश हो जाता है, फिनिश जॉब पर, भाई मेरा जॉब अब कंप्लीट तैयार हो गया, उस पर किस प्रकार का मार्किंग मीडिया करेंगे? बस आप जो बना लिया, इसमें कोई अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ इसमें मार्किंग करके कुछ मुझे थोड़ा मार्किंग करनी है, लेप करके कुछ मार्किंग करनी है। तो समाप्त से यूज टू मार्क इन द फिनिश सरफेस, समझ गए? फिनिश सरफेस। तो कौन सा इसमें काम में आएगा? प्रेशियन ब्लू। देखो, सफेद दोनों, व्हाइट वॉश तो आएगा नहीं। व्हाइट वॉश किस पे काम में आ रहा था? खुरदरा सतह पे। और फिनिश सरफेस है, फिनिश सरफेस, उस जगह कौन सा काम में आएगा? प्रेशियन ब्लू। याद रखना मोस्ट। अगला देखो, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? मोस्ट क्वेश्चन जो भी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के अंदर आया था, सबसे जहरीला कौन सा है? कॉपर सल्फेट। कौन सा है मार्किंग मीडिया? जहरीला मार्किंग मीडिया है। इसको बच्चे की पहुंच से दूर रखना चाहिए। आप मार्किंग कर रहे हो, सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपके किसी पेन या उस पर मार्किंग करते समय पेन वगैरह कुछ चला रहे हो और अनजाने में वो पेन आपके चुभ रहा है, कई बार होता है ना, नुकीली चीज से आप मार्किंग कर रहे हो और नकली चीज जहरीले पदार्थ मिल गई, वो अपने चुभ गई, तो अपने उसका असर दिखाना चालू कर दे, क्योंकि वो क्या है? एक जहर में डूबा हुआ उपकरण। तो सावधानी भी रखनी है जब जहर की बात आ रही है कि सबसे जहरीला कौन सा है। व्हाइट मार्कर जो आता है, उस मार्कर की स्याही क्या होती है? जहरीली स्याही होती है। जहरीली स्याही होती है तो वो बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए, क्योंकि सभी घरों में करीब करीब मिल जाती है वो। अब जो भी जहरीली चीज होगी, उसका जो चूड़ियों की कसावट है वो कैसी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज।
आप जनरली कैसे खोलते हो? क्लॉकवाइज खोलते हो हर चीज को, घड़ी जैसे घूमती है वैसे खोलते हो ना। तो जो जहरीली चीजें हैं, जहरीले गैसें वाले सिलेंडर है, उनमें जो चूड़ियां रहती है वाल्वों की, वो कैसी आती है? एंटी क्लॉकवाइज। भाई हर कोई उसको खोल नहीं सके। अभी मार्कर दे दूंगा तो हर कोई खोलेगा नहीं, अगर वो पहले समझा हुआ तो खोल देगा। एक आता है ब्लैक बोर्ड मार्कर, वो सीधी चूड़ियां रहती है उसमें, और व्हाइट मार्कर की क्या रहेगी? उल्टी चूड़ियां रहेगी। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उसकी चूड़ियां कैसी रहेगी? क्लॉकवाइज रहेगी, क्योंकि वो अगर खुल भी गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो नुकसान नहीं है। एसिटिलीन का सिलेंडर है, हाइड्रोजन का सिलेंडर है, उनकी चूड़ियां कैसी रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। कि ऐसे ही कोई जाके सिलेंडर को ओपन नहीं कर दे, आसानी से ओपन नहीं। अब जब वो आसानी से ओपन नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे? किसी दूसरे को कहेंगे, किसी से जानकारी लेंगे, भैया कैसे खुल नहीं रहा, और दूसरे से जानकारी लेंगे, उसको नॉलेज है तो वो अपने को बता देगा कि ये जहरीला सिलेंडर है, आप इससे छेड़छाड़ नहीं करें। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। सबसे जहरीला मार्किंग मीडिया कौन सा? कॉपर सल्फेट। 56 क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है? देखा हुआ ऐसा उपकरण बच्चों में ट्विटर व्यवसाय में ज्यादा मिलेगा। इस उपकरण का नाम क्या नाम है इसका? सरफेस प्लेट। देखो इंग्लिश में है सरफेस प्लेट और हिंदी में ऊपरी तल। अब दोनों में आप कंपेयर करो कि सबसे इजी आपको कौन सी चीज याद रहती है। सरफेस का मतलब धरातल, प्लेट का मतलब समझ गए भाई कोई बड़ी सी शीट, तो याद रखेगा इंग्लिश वाला वर्ड में सरफेस प्लेट। नाम से इसका काम आप पता पड़ा भाई किस प्रकार की ये प्लेट होगी। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। और अधिक परिशुद्धता के लिए कौन सी रहती है? ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट में बिल्कुल भी खरोच नहीं आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई है। एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई है, तो लंबाई की मूल इकाई कौन सी होगी? मोस्ट क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, अभी जो लगी है इंस्टीट्यूट की एग्जाम उसके अंदर आया हुआ है। क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या होगी? मीटर। इंजीनियरिंग स्टील नियम की सबसे कम गिनती क्या होगी? देखो क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता नहीं पड़ रहा भाई ये पूछ क्या रहा है। इंजीनियरिंग स्टील, ये क्या है? स्टील। इंग्लिश देखो, इंग्लिश देखो इसकी। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टील रूल? स्टील रूल समझते हो? किसको बोलते हैं? स्केल को। स्केल जो आता है ना स्टील का, उसको बोलते हैं स्टील रूल। अरे पुट्टा, जिसको देसी भाषा में आप बोलते हो स्केल, पुट्टा रही है ना। तो हिंदी में क्या है? स्टील नियम। और इंग्लिश अपन देख रहे तो इजी पढ़ रही है इंग्लिश। टेक्निकल में इंग्लिश वर्ड जो है वो क्या है? इजी पढ़ते हैं। तो सबसे कम गिनती कौन सी होगी स्टील फुट रोल की? कितनी होगी? कितनी सूक्ष्मता तक इसको नाप सकते हैं स्टील फुट रोल से? भाई इससे कम से कम माप ये माप सकता है, तो कम से कम माप कितनी होगी? एक तक तो आती है, एक का भी आधा है क्या इसमें? है आधा? एक का भी आधा है, तो 0.5 mm सूक्ष्मता तक ये क्या होगा? माप ले। स्टील फुट रोल कितनी सूक्ष्मता तक माप ले सकता है? तो आंसर क्या होगा? 0.5 mm। जैसे अपन लिस्ट काउंट याद करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर कितनी सूक्ष्मता तक माप ले सकता है? 0.01 mm। ऐसे ही स्केल भी माप ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अंकन उपकरण का उपयोग? समझो क्वेश्चन को, किस अंकन उपकरण का उपयोग? अंकन का मतलब मार्किंग उपकरण का उपयोग सर्कल। सर्कल का मतलब ये हो गया सर्कल। सर्किल हो गया ना, कोई भी सर्किल होता है रोड पे वगैरह ऐसे सर्किल के लिए किया जाता है। किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्किल के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है
जिसका उपयोग सर्किल बनाने के लिए किया जाता है। देखो जेनी कैलिपर में क्या होता है, एक टांग सीधी होती है और एक टांग 45 डिग्री से मुड़ी हुई जाती है, ये होता है जेनी कैलिपर, जिसको ओरलेग कैलिपर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलिपर के अंदर इनसाइड कैलिपर भी नहीं होगा। इनसाइड कैलिपर क्या होगा, किसी जॉब के बाहर का व्यास चेक करेगा। इनसाइड कैलिपर इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा इनसाइड कैलिपर। ये क्या करेगा, ये बाहर से तो पकड़ेगा इसको, तो इसके बाहरी व्यास को याद करेगा इनसाइड कैलिपर। स्प्रिंग डिवाइडर, ये है स्प्रिंग डिवाइडर प्रकार जो आता है, इस प्रकार का स्प्रिंग डिवाइडर ड्राइंग बॉक्स के अंदर आता है ना, इस प्रकार का डिवाइडर। इसकी दोनों टांगें नुकीली रहती है। ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, जो लोहार चालना बनाते हैं, उस चालने के अंदर जो छेद किए जाते हैं, वो इस प्रकार का सर्किल बनाते हुए एक निश्चित पंच के द्वारा इसमें बराबर होल किए जाते हैं। आप कभी देखना उसको चालने को कि कितने मानकता के अनुसार, कोई मशीन से थोड़ी बनाया हुआ, वो एक पंच की सहायता से उस शॉट का निर्धारण करते हुए, भाई शॉट को इतना ही इसमें डालेंगे ताकि इसमें गेहूं का दाना निकल सके। आप ज्यादा चोट मारोगे तो उसका जो होल है वो बड़ा हो जाएगा और गेहूं बिना छने पूरे निकल जाएंगे। कितनी मार्किंगता के अनुसार, कितने मतलब धैर्य के साथ उस पर चोट मारी जा रही है। एक ही तो होल है नहीं, कितनों होलों को कितने सीक्वेंस में कितने धैर्य के साथ एक फिक्स हैमर की चोट से मारते हुए उसका निर्माण किया जा रहा है। और आप खरीदने जाते हो जब क्या करते हो, 150 का है, 60 रुपए में दे दो, 80 रुपए में दे दो। उसकी मेहनत कितनी हो रही है। अभी आपको कह दो चालना बनाना है तो आप इतना बड़ा छेद कर दो कि गेहूं डालते उसके अंदर चलाते। होती है नहीं मेहनत, इसमें मेहनत होती है। जब खुद काम करते हैं पता पड़ता है कितनी मेहनत किस काम में होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, स्प्रिंग डिवाइडर। इस प्रकार का डिवाइडर होगा स्प्रिंग डिवाइडर। इसमें स्प्रिंग ये लगी हुई है, ये नहीं होगी तो क्या होगा, साधारण डिवाइडर। डिवाइडर क्या काम करता है, किसी रेखा को दो भागों में बांटता है। रोड पे डिवाइडर लगा हुआ है, किसी रोड को दो भागों में बांटता है, क्या होता है, वो डिवाइडर होता है। ऐसे किसी रेखा को दो भागों में बांटता है, क्या होगा, डिवाइडर होगा। किसी अंकन उपकरण का उपयोग सर्किल बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तब पता पड़ेगा भाई करवा क्या रहा है, क्या बना रहा है, और इसी में टिक लगा दो। एक तरीके से ये पहेली है, आंसर इसी के अंदर है। आपको तो समझना है और फिर उत्तर देना। घर पे बैठे बैठे आप पढ़ोगे और रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। इसको समझोगे, ऐसे कैसे क्वेश्चन वहां पुटअप होंगे और आराम से आप पूरे क्वेश्चन इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लास्ट, सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कोण की सही जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो स्टील रूल कोण की माप नहीं करेगा, लंबाई चौड़ाई माप सकेगा। वर्ग का ट्राई स्क्वायर, आंसर क्या हो गया, ट्राई स्क्वायर। और दोनों आंसर क्या है इसके, रॉन्ग है। तो सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ट्राई स्क्वायर का। और ये तीसरी क्लास भारतीय स्किल की कंप्लीट हो चुकी है। इन तीनों क्लासों को देखेंगे। आप ये देखो कि टाइम नहीं है, वो नहीं है, तो अगले 6 महीने के लिए भी तैयारी करना। अगर पेपर बैक रह गए तो 6 महीने आपके आगे चले जाएंगे। करोगे तैयारी इसकी, आप तैयारी करना, वीडियो पर इसमें डाल